Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 14th February 2021. Let's start the session. Our first news is FinMin backs outlay फॉर हेल्थ एंड डिफेंस। तो अभी क्या हुआ, निर्मला सीतारमन ने दोबारा से एक स्पीच दी थी इन द पार्लियामेंट। तो उन पे जो अपोजिशन ने जो चार्जेस लगाए थे उसी के लिए ये स्पीच दे रही थी। तो अपने लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। सीतारमन स्ट्रांगली काउंटर्स अपोजिशन चार्जेस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, सेज पीपल आर द गवर्नमेंट ओनली क्रॉनीज। तो ये वर्ड आपने बहुत रेगुलरली यूज होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म। तो आज इसका आप मतलब समझ लीजिए क्या होता है। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिससे गवर्नमेंट जो है और बिजनेसमैन है, इन दोनों का फायदा हो। मतलब बिजनेसमैन कुछ ऐसी तिगड़म भिड़ाएं गवर्नमेंट के साथ ताकि इन दोनों का ही फायदा हो, और गवर्नमेंट जो है केवल बिजनेसमैन का ही ख्याल रखे और किसी का ख्याल ना रखे। इसको हम बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। इसका एक मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर उसे बैंक से लोन चाहिए, मान के चलिए वो एसबीआई या किसी भी बैंक के पास गया। तो जैसे ये सबसे बड़े एग्जाम्पल, सबसे अच्छा तो ये जो किंगफिशर वाला मालिक है, तो इसने यही सब करा है। अरे क्या नाम है यार, मोटू का नाम नहीं ध्यान आ रहा है, दिमाग पे से एकदम उतर गया, सॉरी। तो उसने क्या करा कि वो गया था बैंक पे लोन लेने, मान के चलिए उसने कहा मेरे को बैंक पे लोन ले लीजिए। तो बैंक वाले क्या करे कि उसे लोन दे दिए बिना उसकी जांच पड़ताल करे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा भाई ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, किंगफिशर है, इतना बढ़िया इसका रिकॉर्ड है ये। तो उसका पुराना रिकॉर्ड देख के उन्होंने उसको लोन दे दिया बिना किसी मॉर्टगेज रखे हुए, मतलब कुछ भी उसने सामान ना रखा, और भाई उसे करोड़ों का लोन मिल गया। बैंक को इस बात की संतुष्टि थी कि हम इतनी बड़ी कंपनी को हम दे रहे हैं तो एनपीए तो हो ही नहीं सकता। तो इसी को हम बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। जब गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसमैन का फेवर करने लगे उसको हम बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, शॉर्ट फॉर्म में ही है। तो यही अपोजिशन वाले ये बीजेपी पे चार्जेस लगा रहे थे कि आप क्रोनी कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हो, तो उसी को इन्होंने अपोज करा। इसमें और तो अपने काम की नहीं है, जो स्पीच ये लोग बोले, जो वर्ड था वो मैंने बता दिया, और इससे ज्यादा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। इंसेंटिव स्टेट्स फॉर डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये क्या कह रहे हैं, ये पहले बात है, सबसे पहला सवाल तो यही बन जाता है ये है कौन। तो याद रखिएगा फाइनेंस कमीशन, जो रिसेंटली हमारा फाइनेंस कमीशन गठन हुआ था, कौन सा हुआ था, पहली बात तो याद रखनी है 15th फाइनेंस कमीशन हुआ है अभी तक हमारा। उसको हेड किसने करा है? तो इन्होंने ही करा है। याद रखिएगा ये पहला सवाल तो यही डायरेक्ट होता है कि 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, किन्होंने हेड करा है? तो एनके सिंह साहब ने हेड करा था। तो इन्होंने ये बोला कि अभी आपने बजट सुना होगा, तो उसमें सरकार ये बोली है कि हम बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कौन सी होती हैं, जो भी जैसे सरकारी कोई भी बैंक है या कोई भी उनकी पीएसयूज है, जो भी सरकार जब उसे बेचती है तो उसको बोलते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार जब अपने स्टेक्स को या अपने शेयर्स को बेचने लगती है उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये एनके सिंह साहब ये बोल रहे हैं कि जो भी डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा उसमें से कुछ पैसा आप स्टेट्स को भी दें, इंसेंटिवाइज करें स्टेट्स को, जब आप डिसइन्वेस्टमेंट कर लो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का। तो यही चीज ये बोल रहे हैं, जब भी आप अपनी ये बेचो तो थोड़ा सा उसमें से शेयर स्टेट्स को भी दो। पहली चीज तो ये हो गई। फिर जो ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है दो तीन तरीके का होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी और कंप्लीट। माइनॉरिटी में क्या होता है कि 51% स्टेक्स जो है वो गवर्नमेंट रख लेती है, तो ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होता है और 49% बेचती है, तो इसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी। मेजॉरिटी में क्या होता है कि वही कि सरकार अपने पास 49 रख लेगी, मतलब 51% से ज्यादा अगर शेयर बेच देती है सरकार, तो मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होता है। और कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन तो आपको पता ही होगा, 100% कंट्रोल दे देती है सीधे किसी कंपनी को, तो इसको हम बोलते हैं पूरी तरीके से चला गया। एक इससे इंपॉर्टेंट सवाल यह बनता है कि डिसइन्वेस्टमेंट करता कौन है। तो याद रखिएगा दीपम है ये डिसइन्वेस्टमेंट की एजेंसी, अगर कोई है तो दीपम करता है। कोई भी अगर सरकार कुछ भी डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो दीपम ही करती है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही बनता है। और जो ये जो पैसा है वो किस में जाता है, तो नेशनल स्ट्रेटेजिक फंड होता है, वो स्ट्रेटेजिक नहीं सॉरी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें पैसा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट का। ये मैं बहुत आपको डिटेल में चला गया हूं, इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि थोड़ा आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल पाए कि क्या न्यूज में है, क्या कैसे सवाल बन सकते हैं। ये सब नहीं पूछा जाएगा कि पैसा कहां जाता है, ये सब तो सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बस ये इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 15th फाइनेंस कमीशन वाला, बस मैंने पूरी न्यूज समझा दी, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू रिव्यू वर्डिक्ट्स ऑन प्रोटेस्टर। तो अभी शाहीन बाग वाला जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि राइट टू प्रोटेस्ट कैन नॉट बी एनी टाइम एंड एवरीवेयर। राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है, लेकिन यह हर समय और हर जगह नहीं कर सकते। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि राइट टू ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है किस में आता है? सबसे पहले आर्टिकल 19(1)(a) में आता है।
जो क्या बोलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिखा भी है आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a). और 19(1)(b) क्या कहता है कि आप असेंबल हो सकते हो, भीड़ इकट्ठी हो सकती है प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन विदाउट आर्म्स, मतलब उनके पास कुछ आर्म्स नहीं होने चाहिए। तो राइट टू प्रोटेस्ट का अगर कोई आर्टिकल पूछता है तो आर्टिकल 19(1)(a) है, इसका मतलब ये एक फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो हम कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। तो यही लिखा है कि डेमोक्रेसी में राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पीसफुल प्रोटेस्ट आर ट्रेजर्ड, मतलब बहुत अच्छी बात है कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट हो रहा है और इसको इनकरेज करना चाहिए और इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सही बात है। लेकिन मैं आपको रोज यही समझा रहा हूं कि हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं, अरे सॉरी आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, एक्चुअली मैं बाहर बैठ के बनाता हूँ वीडियो, तो जो बेचने आते हैं उनकी आवाज़ आती है, तो सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको कल भी ये समझाया था कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मैं कल भी बताया था एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो ये जो शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट था ये कर रहे थे, लेकिन ये किसको थ्रेट हो रहा था, ये सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट था। तो यही बोल रहे हैं कि आर्टिकल 19(2) जो है वो इंपोज करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये मैं आपको कल भी बताया था, पब्लिक ऑर्डर या पुलिस रेगुलेशन, और भी 2-3 तरह का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि हमें फ्रेंडली रिलेशन बनाने हो या फॉरेन स्टेट से, तो भी रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 19(1) क्या कहता है। आर्टिकल 19 में 6 होते हैं, तो 6 के 6 आप पढ़ लीजिएगा। यहां तो बस आर्टिकल 19(1) और मैंने 2 डिस्कस करा है, बाकी के और हैं 4, उनको भी पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो रिस्ट्रिक्शंस है उन वो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस है। कभी कभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लिख देता है और फिर पूछता है इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको सारे पता होने चाहिए। इससे और कोई न्यूज नहीं बनेगी, मैंने बता दी सारी। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश एसईसी ऑर्डर्स एक्शन अगेंस्ट मिनिस्टर फॉर पोल कोड वायलेशन। तो पोल कोड का कुछ वायलेशन हो गया है, तो इतना नॉट इंपॉर्टेंट। ये एसईसी क्या है तो याद रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इसका रोल क्या होता है, जब भी पंचायत के इलेक्शन होंगे, याद रखिएगा केवल पंचायत के इलेक्शन में ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रोल आता है। बाकी कहीं के भी इलेक्शन होंगे, भले सेंटर के इलेक्शन हो, भले स्टेट के इलेक्शन हो, भले लोकसभा के राज्यसभा के, कहीं के भी इलेक्शन हो, उसमें सीईसी का रोल होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। लेकिन जब भी पंचायत के इलेक्शन होंगे तो उसमें जो रोल होता है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का होता है। और पंचायत का जो भी अथॉरिटी होती है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होती है ऑफिस, वही डिसाइड करती है। इसमें क्या कहते हैं, सेंटर या स्टेट का वो सेंटर का कोई रोल नहीं है, सीईसी का कोई रोल नहीं है। पंचायत के इलेक्शन में केवल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ही डिसाइड करेगा जो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अपने काम का, जो था मैंने आपको बता दिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट विच इज इन फॉर द ग्राम पंचायत इलेक्शन। तो अपने काम का और कुछ नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया। ये रिलेटेड है पंचायत का। पंचायत आपको पता है किस में आती है शेड्यूल में, यार आप मेरे को आज का क्वेश्चन यही है, मैं लिखने वाला था गलती क्वेश्चन पूछना था मेरे को। हाँ, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, इन दोनों के बारे में बताइएगा, ये किस शेड्यूल में आती हैं। पहले तो आपको ये बताना है किस शेड्यूल में आती हैं और किस अमेंडमेंट से। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है इन दोनों के लिए, पंचायत के लिए भी और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी। तो ये डायरेक्ट सवाल होता है, एक तो किस शेड्यूल में आती है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। आज सब बच्चे इसका आंसर देंगे, इससे इजी सवाल मैं आपसे पूछ नहीं सकता। और प्लीज यार आंसर दीजिए, जो भी बच्चे सीरियसली देख रहे हैं, मैं कम से कम उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ऐसे आपका रिवीजन हो सकता है, नहीं तो आप ये चीज भूलते रहेंगे। आगे चलते हैं। स्टेप्स टू डिमोलिश रिजॉर्ट्स बिगिन। तो क्या हुआ था कि एक कंपनी है, आपने नाम भी सुना होगा, कैपिको। कैपिको ये 5 स्टार होटल्स बनाती है। कैपिको रिजॉर्ट्स मतलब बनाती क्या है, मतलब इसके होते हैं रिजॉर्ट्स। तो इस कंपनी ने क्या करा था कि रिजॉर्ट्स बना दिए थे। कहाँ पे बना दिए थे, इन वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक में भी अगर कोई पूछ लेता है तो ये आइलैंड का भी नाम है, बाई चांस कोई पूछ ले तो यहाँ लिख रहा है नीदीव्युथ्रुतु। अरे यार मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा, नीदीवा थुरुथु, ये आइलैंड का नाम है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर भी मैंने लिख दिया है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वेम्बनाड लेक। तो वेम्बनाड लेक में ये आइलैंड्स बनाए थे, इसमें 51 रिजॉर्ट्स बनाए थे। तो ये केस चला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये गलत तरीके से बनाए गए हैं, ये इकोलॉजिकल एरिया में खत्म कर देंगे इकोलॉजी को वहां की, तो इसको ढा दिया जाए, मतलब तोड़ दिया जाए। तो अब वहां तोड़ने की बात चल रही है। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लेक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेम्बनाड लेक। तो याद रखिएगा वेम्बनाड लेक जो है वो वेम्बनाड कयाल भी बोलते हैं। कयाल क्या होता है, एक चीज ये इंपॉर्टेंट हो गई। तो कयाल क्या होता है, केरला में। पहली बात है वेम्बनाड लेक कहां पर है, तो केरला में। तो केरला में कयाल फॉर्मेशन होता है। कयाल क्या होता है, बैक वाटर लेक्स। याद रखिएगा एनसीईआरटी में भी लिखा है ये चीज, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कयाल क्या होता है, बैक वाटर होता है, उसको हम बोलते हैं कयाल। तो जहां पे भी पानी बैक मारता है उसको हम बोलते हैं कयाल्स। तो वेम्बनाड जो लेक है उसको वेम्बनाड, कयाल, कोल लेक सब बोलते हैं, याद रखिएगा।
केरला में है। ये लार्जेस्ट लेक, सबसे लंबी लेक है केरला की और लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। दोनों चीज का वर्ड याद रखिएगा, लार्जेस्ट होती है लंबी, लॉन्गेस्ट होती है बड़ी। तो सबसे लंबी लेक है केरला की, लेकिन सबसे बड़ी लेक है इंडिया की। ठीक है। फिर बैक वाटर स्ट्रेच इन केरला, ये कयाल को बैक वाटर बोलते हैं, ये बोल रहा है यहां पे। ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के 11th क्लास की सेकंड चैप्टर में ये डायरेक्ट लिखा हुआ है ये चीज। वल्लम कल्ली, वल्लम कल्ली क्या है? एक बोट रेस होती है, तो याद रखिएगा वल्लम कल्ली जो है वो बोट रेस होती है। कहां पे होती है? केरला में होती है, वो भी इसी लेक में होती है। तो वल्लम कल्ली, प्लीज रिमेंबर वल्लम कल्ली कहां होती है, ये आपके एनसीईआरटी में लिख रहा है वल्लम कल्ली डायरेक्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे बोट रेस होती है। फिर 2002 में जो वेम्बनाड लेक है, रामसर, रामसर आपको पता है ना कहां पर है? रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड से रिलेटेड है, रामसर याद रखिएगा वेटलैंड से रिलेटेड है। रामसर एक जगह का नाम है जो कि ईरान में, तो रामसर कन्वेंशन के तहत भी इसको रखा गया है। और यहाँ पे ये वाली बर्ड सेंचुरी है, तो कुमरागांव बर्ड सेंचुरी। तो जो भी ये शॉर्ट डिटेल है आपको सब पता होनी चाहिए रिगार्डिंग वेम्बनाड लेक। आगे चलते हैं। ये भी थोड़ा, हाँ आज मैं यही स्टैटिक टॉपिक है एक्चुअली, जो मैं आज का स्टैटिक टॉपिक जो आपको बोला हूं, तो ये थोड़ा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कभी कभी इसको नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट कंफ्यूज करने के लिए बहुत चीजें होती हैं। तो आप देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले रन ऑफ कच्छ आपको पता होना चाहिए कहां पे? गुजरात में। फिर कातियावार, ये आपको पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ खम्बत और कैम्बे एक ही को बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर इस साइड को बोलते हैं मालाबार कोस्ट, जो वेस्टर्न घाट है उसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। पहला सवाल यही बन जाता है, वेस्टर्न घाट को हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट और ईस्टर्न घाट को हम बोलते हैं कोरमंडल कोस्ट, याद रखिएगा। और कहां ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहां मिलते हैं? एक सवाल ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो नीलगिरी हिल्स, प्लीज रिमेंबर, नीलगिरी हिल्स में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं। फिर ये कोंकण कोस्ट है। हाँ, फिर ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है, याद रखिएगा कोस्ट ऑफ क्या कहते हैं, जो कोंकण कोस्ट है, पहली बात पे कोंकण कोस्ट है, ये कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस है। सबमर्जेंस क्या है? मतलब डूबा हुआ कोस्ट है। और जो मालाबार कोस्ट है वो याद रखिएगा वो इमरजेंट कोस्ट है, वो निकलता हुआ कोस्ट है। दोनों चीज याद रखिएगा, कौन सा सबमर्जेंस है और कौन सा इमरजेंस है। और ये जो हमारा कोरमंडल कोस्ट है ये भी इमरजेंस कोस्ट है। तो एक चीज तो ये हो गई कौन सा इमरजेंस है और कौन सा सबमर्जेंस है। सबमर्जेंस का मतलब क्या है? डूबता हुआ, अंदर की साइड गहराई में। और इमरजेंस क्या होता है? उठता हुआ। फिर वेम्बनाड लेक की लोकेशन मैंने आपको यहां दिखा दी। पुलिकट लेक वेरी इंपॉर्टेंट। चिल्का लेक इन उड़ीसा वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश। सारी लोकेशन अपने आप ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉर्दर्न सिरकास देख लीजिए कहां पर है, और इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इतनी मैंने यहाँ लोकेशन बताई है यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे करके ये, और याद रखिएगा कैप, कैप यहाँ पे बनता है, याद रखिएगा कैप। ये 3 हिल्स हैं, कार्डमम हिल्स, अन्नामला हिल्स और पलनी हिल्स। तो ये तीनों हिल्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी इनको नॉर्थ टू साउथ लगवा देता है, तो मैंने इनको ऐसे ही नॉर्थ टू साउथ ही लिख दिया है, ऐसे ही लिखी, यहाँ ही है कैप। ये 3 हिल्स का नाम है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा फेवरेट सवाल है, कार्डमम हिल्स, अन्नामला हिल्स और पलनी हिल्स। इनको नॉर्थ टू साउथ लगवाता है, तो मैंने बता दी। फिर हाँ, और अन्नामला हिल्स की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं अनाईमुड़ी। अन्नामला हिल्स की अगर क्योंकि ये सब आपका एनसीईआरटी का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी में लिख रहा है कि अन्नामलाई की हाईएस्ट हिल को हम बोलते हैं अनाईमुड़ी। और जो कार्डमम हिल्स की जो सबसे बड़ी है उसको बोलते हैं दोदा बेटा। तो यहां मैंने आपको बता दिया हाईएस्ट हिल्स का नाम है जो इनके ऊपर है। फिर ये पलनी हिल्स, ये हो गया ये। और यहाँ पे पास है, मैं आपको कल भी बताया था, टीबी यहाँ पे है और पीएस नीचे है। यहाँ पे इस साइड ही पीएस है। ये पासेस मैं आपको बताया हूँ, थाल घाट, भोर घाट, फिर पाल घाट, फिर शेरोटन गैप बोलते हैं, शेरोटन गैप बोलते हैं। तो ये टीबीपीएस, ये कल के पास से जो मैं आपको बताया था। तो वीडियो पॉज करके या तो आप ये पूरा बना सकते हैं अपने हिसाब से, आपको लगे कि ये मेरे को बनाना चाहिए, तो जिनको भी लगता है बनाना चाहिए वो इसको ड्रॉ कर लें, और जिनको नहीं लगता है नहीं बनाना चाहिए तो वो ना ड्रॉ करें, सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सब बच्चों को ये अपने कॉपी में ड्रॉ ही कर लेना चाहिए। तो यहां से मैं लिख देता हूं, ये टी था, ये बी था, ये पी था और ये एस था, तो ये पासेस होगा। आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट 100% प्रोडक्टिविटी इन 2 वीक्स ऑफ बजट सेशन। अभी आपको पता है हमारा बजट सेशन चल रहा है, तो ओम बिरला साहब ये बोले कि 100% प्रोडक्टिविटी थी, मतलब जितना चाहिए था उतना ही काम हुआ है। और इस बार लग भी रहा है क्योंकि अपोजिशन जो है वो ज्यादा हल्ला, मतलब हल्ले नहीं मचा रहा है। वरना पहले क्या होता था कि इतना हल्ला मचाते थे कि कुछ बोलने ही नहीं देते थे किसी को। तो इसमें जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, बस पूरे आर्टिकल में। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का रोल क्या है? सबसे पहले डायरेक्ट सवाल होता है कि क्या रोल है। तो ये क्या करती है? टाइम एलोकेट करती है। ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सर्विस
यार जो मैं बोलता हूं ना, तो आप लोग को अगर डाउट हो तो आप जाके चेक तो करा करिए कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। ये ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सर्विस इन 2019 ये सवाल पूछा जा चुका है। उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, और उसमें 4 पॉइंट लिख रहे थे कि इसका काम क्या है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी का काम क्या है कि टाइम एलोकेट करती है कि किसी भी चीज को चलने के लिए कितना टाइम किसी भी चीज को चलने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इसी ने टाइम एलोकेट करा था कि ये जो डिस्कशन करना है कितनी देर चलेगा, तो इसी ने बताया था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम क्या है कि टाइम एलोकेट करती है, बस आपको इतना याद होना चाहिए। इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो 15 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग स्पीकर। स्पीकर ही इसका हेड होता है, और 15 स्पीकर ही ये 15 मेंबरों को अपॉइंट करता है। ये स्पीकर प्लस 15 नहीं है, 15 के अंदर ही स्पीकर है, याद रखिएगा। टोटल 15 मेंबर होते हैं, 15 के अंदर ही एक स्पीकर होता है जो इसका हेड होता है। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो 2 ही सवाल बनेंगे इससे, एक तो इसका काम क्या है, कितने मेंबर होते हैं। अगर वो पूछ लेता है कि ये कमिटी पहली बार कब गठन हुई थी, तो 1952 में। ये बहुत डिटेल सवाल है, वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। बहुत सारी कमिटीज हैं जिन बच्चों को कमिटीज में डाउट है। पार्लियामेंट में स्पेशल चैप्टर है, जो सबसे बड़ा चैप्टर है अगर हम देखेंगे लक्ष्मीकांत का, तो वो पार्लियामेंट ही है। और पार्लियामेंट में भी सबसे लास्ट में कमिटीज दे रखी हैं, वेरियस कमिटीज। तो जिन बच्चों को भी कमिटीज में डाउट है, तो आज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर बहुत बच्चों को डाउट्स हुआ कमेंट सेक्शन में, 50-60 बच्चे भी अगर कमेंट सेक्शन में मेरे को दिख गए कि सर कमिटीज में डाउट है, तो मैं एक स्पेशल, जैसे स्टैटिक टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं ना डेली, तो मैं कमिटीज को इंक्लूड करूंगा, क्योंकि उससे भी कभी कभी इंपॉर्टेंट 2-3 कमिटी तो वैसे सच में इंपॉर्टेंट है। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, इससे सवाल होता है। एस्टीमेट कमेटी, इससे सवाल होता है। ये तो फेवरेट सवाल है कि सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, तो एस्टीमेट कमेटी है। तो बहुत सारे सवाल होते हैं। तो जिसको भी डाउट हो, कम से कम 50 से 60 कमेंट आएंगे जब कमेंट सेक्शन में कि कमिटीज में डाउट है, तभी मैं पढ़ाऊंगा। आगे चलते हैं। वेस्ट बंगाल टू होस्ट संस्कृति महोत्सव। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री, जैसे संस्कृति तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, हर साल कराती है, फ्लैगशिप फेस्टिवल है। इस साल कहां होने वाला है, बस आपको लोकेशन ध्यान होनी चाहिए, वेस्ट बंगाल, बस और कुछ नहीं याद होना चाहिए। संस्कृति महोत्सव कहां होगा, इस साल का वेस्ट बंगाल में होगा। और जो 2019 का है वो कहां पे हुआ था, 2019 का जो हुआ था वो एमपी में हुआ था, याद रख सकते हैं। वो 10th एडिशन था, नीचे लिख भी रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। जो इस साल का है वो कहां पे होगा, वेस्ट बंगाल का होगा। कौन सी मिनिस्ट्री कराती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कराती है। आगे चलते हैं। हाँ, अब ये नए पीएम बने, याद रखिएगा, न्यू पीएम किसके, इटली के। इनका नाम, जो भी नए पीएम या प्रेसिडेंट बनते हैं उनका नाम अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम है क्या कहते हैं, ये रहा, मारियो द्रघी। मारियो याद कर लीजिए, द्रगी ब्रगी छोड़िए। मारियो आपने गेम भी खेला होगा खेलते थे ना बचपन में, तो मारियो याद रखिएगा। मारियो कहाँ के पीएम बने, अभी इटली के बने। पुराने कौन से हैं, ये रे गुसिपी कॉन्टे, ये तो आपने सबको याद ही होगा, गुसिपी कॉन्टे। तो अभी जो नए बने वो मारियो साहब बने। ये क्या कहते हैं, यूरोपियन बैंक के चीफ भी रह चुके हैं। तो नई इटली के पीएम बने। चलो, इसमें और कुछ नहीं, अपने काम का नहीं है, उनके स्टेट की हमें कुछ नहीं जानकारी करनी है। जो अपने काम का है मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। हाँ, ये कल का सवाल है, 8 कोर इंडस्ट्रीज। बहुत बच्चों ने आंसर दिया और बहुत मुझे अच्छा लगा कि बच्चे थोड़ा रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। मेरे को भी तभी अच्छा लगता है बनाने में। मैं भी अब देखिए वीडियोस के लेक्चर थोड़ा लंबा कर दिया हूँ, क्योंकि अब मैं, जब बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी मैं इंटरेस्ट दिखाऊंगा। अब बच्चे अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो मैं तो छोटी ही वीडियो बनाऊंगा। अब मैं देखिए थोड़ी बड़ी वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज याद रखिएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक CCC फ्रंट्स, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। सब बच्चों ने पहली बात में सही ही बताया मेरे को। तो और इसमें सबसे ज्यादा किसका शेयर है, सबसे ज्यादा शेयर, जैसे रिफाइनरी, सबसे ज्यादा महंगा ही तेल चल रहा है तो रिफाइनरी का सबसे ज्यादा शेयर है। सबसे कम शेयर किसका है, तो फर्टिलाइजर का है। आपसे एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछेगा वो कभी भी कि कितने परसेंट है, कितने क्या परसेंट है, बस मैक्सिमम और मिनिमम पूछेगा। तो हमेशा मैक्सिमम रिफाइनरी रहता है और मिनिमम जो है फर्टिलाइजर रहता है। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनका हमेशा इंडेक्स IIP निकालता रहता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकलता रहता है। याद रखेंगे, ये 8 के 8 यहाँ नाम लिख रहे हैं। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी। कोल, क्रूड ऑयल और सीमेंट, ये फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और स्टील, ये इसकी 8 कोर इंडस्ट्री की शॉर्ट ट्रिक है। आगे चलते हैं। सो आज की न्यूज सारी कवर हो गई। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। आज का मैंने क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये किस शेड्यूल, अरे यार हर बार आंसर लिख देता, किस शेड्यूल में रखी गई है और क्या कहते हैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो आज का ये सवाल है। सब बच्चे आंसर देंगे जितने बच्चे देख रहे हैं, और जो बच्चे भी चाहते हैं कि कमिटीज में डिस्कस करूंगा वो भी आज बताएंगे, तभी मैं डिस्कस करूंगा। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे मैं नई नई चीज अपलोड करूंगा, तो ताकि आप लोगों को फायदा हो। जो भी डाउट हो वहाँ यहाँ मेरे से पूछ सकते हैं। तो जितने भी लोग नए हैं वो मेरे को यहाँ फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा
ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। टेलीग्राम पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले अपडेट्स वहीं आते हैं, कुछ अपलोड करते हैं तो हम टेलीग्राम पे करते हैं, इसलिए स्टडी फंडा को फॉलो कर लीजिए। सो टेक केयर, बाय बाय, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।